मैं मोबाइल साथ में खोल लेता उससे। बोलिए बोलिए। हाँ जी।
फोटो जो है जो लोग लेना चाहें उन्हीं को दीजिएगा, किसी जबरदस्ती नहीं है ना। तो सब लोग अपने हाथों में उठा लेंगे आगे, तो मैं एक फोटो निकालते हूँ। अरे कैमरा वाले, कैमरा क्या है, एक फोटो लेगा। आगे वाले बैठे आ रहा पूरा फोटो। सेंटर पे ना ऊपर से फोटो अशोक इधर आ, वो फोटो ले लीजिए। बस अब हम लोग जो है अरे अब्दुल, जी मालिक। सुनो, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो निसंकोच चले आना, हर संभव मदद होगी तुम्हारी। जी मालिक। जाओ जी और तुम्हारे घर राशन पानी पहुंच जाए। जी मालिक।
तो ऐसे थे चौधरी महाराज सिंह भारती के पूर्वज। चौधरी महाराज सिंह भारती का प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रखर चिंतक व रूढ़वादी परंपरा के विरोधी व अंधविश्वास का पर्दाफाश करने वाले महान वैज्ञानिक का जन्म मेरठ जिले के अन्नावली गांव में 1 नवंबर 1918 को हुआ। इनका स्वभाव संयम, उदार व परोपकारी व दीन दुखियों के प्रति करुणाशील था। इनके पिता निधि राम सिंह व माता चंदन कौर ने बड़े ही लाड़ प्यार से चौधरी महाराज सिंह भारती को पाला था। तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। शिक्षक इन्हें 3 भाषाएं पढ़ाते थे, हिंदी, उर्दू और फारसी। सनद प्राप्त करने के लिए जाजोखर गांव में एक प्राथमिक पाठशाला में इनका नाम लिखा दिया गया। जीवों पर दया करनी चाहिए। अकारण जीव हत्या पाप है। जहाँ तक संभव हो वहाँ तक दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। उत्तम, अति उत्तम। प्रणाम गुरुजी। यशस्वी भव। बैठो। पढ़ो। प्रातः उठकर माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। सदैव माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। बेटा महाराज जी। ये तुम जो पुस्तकों में पढ़ते हो, क्या इसका पालन भी करते हो? जी गुरुजी। बहुत अच्छा, शाबाश। नमस्कार मार्ग साहब। नमस्कार नमस्कार निधि राम जी। ये भी तरफ जा रहा था, आपकी आवाज़ सुनाई दी, इसलिए अंदर चला। निधि राम जी, जी। महाराज कोई साधारण बालक नहीं है। उसे कोई एक अध्याय पढ़ाता हूँ तो दूसरा अपने आप पढ़ लेता है वो। अरे हम तो आपकी शिक्षा और संस्कृति की ही देन है महाराज। वो आपके नाम के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करेगा। ये तो आपके परिश्रम का ही परिणाम होगा। हाँ हाँ, उसे भाषाओं पर भी बहुत अच्छी पकड़ है। हिंदी, उर्दू, फारसी तीनों भाषाओं में पारंगत है। सब आपका किया धरा है, आपका ही आशीर्वाद है सर। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा, नमस्कार। बेटा महाराज, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन में काम आएगी। हालांकि ये बात तुम्हें आगे बताई जाएगी, लेकिन मैं अभी से बताता हूँ। जब आपके अंदर कृतज्ञता ज्ञापित करने की क्षमता, आस्था प्रकट करने की शक्ति और किसी के प्रति समर्पण करने की भावना का उदय होता है, तो आपका उत्थान स्वयं शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि जो हम प्रकृति को देते हैं, प्रकृति वही हमें वापस करती है। जी गुरुजी। शाबाश। मैं चलता हूँ बेटा, तुम अपना अध्ययन जारी रखो। ठीक। प्रणाम गुरुजी। यशस्वी हो, खूब नाम कमाओ। पढ़ो। ठीक है। आई आज उसे जाने मत देना। ठीक है। रुक जाओ। रुको, पहले दिखाओ कि तुम्हारे थैले में क्या रखा है। मेरे थैले में मेरी पाठ्य पुस्तकाएं। पाठ्य पुस्तिका में दिखाता क्यों नहीं? ये असली दिखाएगा, इसे छीन लो। दिखा। नहीं दिखा। हाँ? दिखा। अरे इसमें तो सूखी रोटियां हैं। अरे तो फेंक दो, ये खाना तो जानवर भी नहीं खाते। ये मैं अपने खाने के लिए लाया था। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? एक गरीब बच्चे को इस तरह परेशान करने ठीक बात नहीं है। अबे तुम कौन हो? मतलब मेरी हमदर्दी क्यों आ रही है? मैं कोई भी हूँ, लेकिन ये जो आप लोग कर रहे हैं कदापि उचित नहीं है। लेकिन तुम हो कौन? मैं पास के अर्नावली गांव का श्री निधि राम जी का पुत्र महाराज सिंह हूँ। अबे तुम निधि राम सिंह के पुत्र हो कि खजाना राम सिंह के पुत्र? यहाँ से चले जाओ वरना। वरना क्या है? तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कौन हैं? मुझे जानना भी नहीं कि तुम लोग कौन हो, और इसे जाने दो। जाओ भाई तुम।
भविष्य में किसी भी गरीब का मजाक मत उड़ाना, समझे? हाँ, माफ कर दो भाई, आज के बाद हम किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे। हमें अपनी अमीरी या धन दौलत पर घमंड नहीं दिखाना चाहिए। समाज में सबको समान रूप से जीने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हम समझ गए भाई, हमें माफ कर दो। ठीक है, जाओ, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, ठीक? ठीक है भाई। आप लोगों ने देखा कि बालक महाराज सिंह के मन में समाज एवं गरीबों के प्रति हमदर्दी की भावना कितनी प्रबल है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात मैट्रिक शिक्षा के लिए बालक महाराज सिंह का नाम मेरठ के देवनागरी हाई स्कूल में लिखाया गया, जहां इनका सर्वांगीण विकास हुआ एवं अंग्रेजी शासन की बर्बरता एवं निर्दयता के प्रति मन में विद्रोह की भावना भी प्रबल हुई। मैट्रिक शिक्षा के दौरान ही ये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध होने वाले प्रदर्शनों और सभाओं में शामिल होने लगे। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत महाराज सिंह भारती अपने स्कूल के कुछ छात्रों के सामने भाषण दे रहे हैं, आप भी सुनिए। साथियों, हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। अंग्रेज विदेशी हैं, इन्हें हम पर राज और अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हें भारत छोड़कर जाना ही होगा। तो क्या अकेले तुम ही भारतीय हो? हम सब भारतीय ना होकर विदेशी हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं भारतीय हूँ। हमें संकल्प लेना होगा कि हम अंग्रेजों को भगाकर ही दम लेंगे। इतना आसान नहीं है महाराज जितना आप सोचते हैं। तो इतना कठिन भी नहीं है, बस आवश्यकता तो इस बात की है कि हम संगठित होकर अपने अधिकार व संघर्ष के लिए आगे आए। बहुत बड़े बड़े लोग आए और कुर्बानियां देकर चले गए, एक ये बचे हैं जो देश को आजाद कराने का ठेका लिए हैं। जब आप जैसी नकारात्मक सोच वाले लोग होंगे तो कुछ ना कुछ अड़चने तो जरूर आएंगी। आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाने के बजाय मुझे कमजोर कर रहे हैं। आप जैसी विचारधारा अगर सरदार भगत सिंह, राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल व चंद्रशेखर आजाद की होती तो देश के लिए कभी संघर्ष ना करते। शाबाश मेरे दोस्त, आज तुमने हम लोगों के बीच क्रांति की अलख जगाई है। हम अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे। साथियों, हमें महाराज का साथ देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल महाराज, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ महाराज जी, हम लोगों ने तुम्हारा परिहास उड़ाया है, लेकिन तुम्हारी इस देश प्रेम की भावना ने हम लोगों के हृदय को झकझोर दिया है। जब आप ये लड़ाई लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। धन्यवाद साथियों, आपने स्वर देकर मेरा मनोबल बढ़ाया है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि क्रांति के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। महाराज, मैंने सुना है कि तुम खेलों में भी रुचि रखते हो। हाँ, कल हमारे विद्यालय और नानक चंद्र एंग्लो संस्कृत विद्यालय से क्रिकेट का मैच खेला जाएगा। और मैंने ये भी सुना है कि तुम हॉकी भी बहुत अच्छी खेल लेते हो। हाँ, क्रिकेट कुछ खास नहीं, लेकिन मैं दोनों खेलों में रुचि लेता हूँ। तो फिर कल विद्यालय आइए और प्रिंसिपल साहब से बात करके तुमको कप्तान मनोनीत कराते हैं। जैसी आप लोगों की इच्छा। महाराज, ये मैच हमें जीतना है। हाँ महाराज जी, आपकी वजह से विद्यालय का नाम रोशन होता है, इसलिए इस बार भी हम मैच जीतकर अपने विद्यालय और अपने सहपाठियों का गौरव बढ़ाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन काफी दिन हुए अभ्यास नहीं किया। अरे महाराज, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए मगर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। और तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, कल डायरेक्ट लाइव परफॉर्मेंस दिखाना। ठीक है, फिर चले। चलिए। भारती जी हॉकी और फुटबॉल के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे।
एक बार देवनागरी स्कूल और एंग्लो संस्कृत विद्यालय मेरठ के मध्य मैच हुआ। उस मैच में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी उतरे थे। भारती जी क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, फिर भी उनकी टीम ने उस मैच का उन्हें कप्तान बना दिया। पहली बॉल पर छक्का और दूसरी बॉल पर चौका और तीसरी बॉल पर आउट हो गए। फिर भी उनकी टीम ने उस मैच को जीत लिया। भारती जी पढ़ाई के खेल के साथ साथ पढ़ाई भी बेमिसाल थी। एक बार वर्ष 1937 में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा सम्मानजनक अंकों के साथ उत्तीर्ण की। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होने के कारण मेरठ के कई स्कूल के प्रधानाचार्यों ने अपने स्कूल में प्रवेश हेतु आमंत्रित किया, किंतु वे आगे की पढ़ाई न करके उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में कूदकर देश की सेवा करने का निर्णय लिया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्ण रूप से शामिल हो गए। पढ़ाई छोड़ देने के तुरंत बाद उनके पिता ने उनका विवाह गाजियाबाद सदरपुर गांव में श्री केहर सिंह की पुत्री चरण कौर के साथ वर्ष 1937 में कर दिया। तत्कालीन परंपरा के अनुसार उनका गौना 2 वर्ष बाद हुआ। अब भारती जी और चरण कौर दोनों एक साथ सुखमय जीवन यापन करने लगे। When we remember the glorious history of India's freedom struggle, the name of Netaji Subhash Chandra Bose is marked in golden letters. His name is died in the hearts and minds of every Indian. हमें नेताजी से प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं आज तुमको महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा रंगून में दिए गए ओजस्वी भाषण के कुछ अंश सुनाता हूँ। जरूर। स्वतंत्रता संग्राम की स्वतंत्रता संग्राम के मेरे साथियों, स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। आप लोगों ने आज़ादी के लिए बहुत त्याग किया, किंतु प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी के लिए जो अपने शीश को फूल की तरह काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके, ऐसे पुजारियों की आवश्यकता है। ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो अपने सिर को काटकर स्वतंत्रता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून भी 1-2 बूंद नहीं, इतना खून कि खून का एक महासागर तैयार हो जाए और उस महासागर में मैं ब्रिटिश साम्राज्य को डुबा दूं। तो ऐसे थे हमारे भारत के सपूत। हमें भी नेताजी के जैसा बनना चाहिए और अपने बच्चों को भी वैसा ही बनाना चाहिए। तब जाके हमारा भारत देश इन फिरंगियों के चंगुल से आज़ाद होगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन भोजन के बाद तब से आप वही किताब लिए बैठे हैं। अरे थोड़ा आराम भी कर लीजिए। चरण, अगर मैं अपने आराम की चिंता करूंगा तो फिर इस देश का क्या होगा? उस भारत माता का क्या होगा जो बेड़ियों में जकड़ी हमसे आज़ादी की उम्मीद लगाए है। मैं जानती हूँ कि आप अपने देश की स्वतंत्रता चाहते हैं और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मुझे गर्व है कि मेरी जीवन संगिनी मेरे जैसी विचारधारा रखती है। तुमने इतनी बात कह दी, मुझे और बल मिल गया। शरीर में दोगुनी ऊर्जा का संचार होने लगा। मैं चाहूँगा कि भारत के प्रत्येक घर में तुम्हारे जैसी नारी हो। बस भी करिए, इतना ऊपर मत चढ़ाइए वरना गिर पड़ूंगी। मैं संभालने के लिए खड़ा हूँ ना। चरण, आज मैंने जब से नेताजी के बारे में पढ़ा है तब से उनकी बातें मेरे मन मस्तिष्क को झकझोर रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आज़ादी के लिए अलग जगानी ही होगी और मैं करूँगा भी। उसके लिए मुझे कुछ पहले आविष्कार करने होंगे जिससे मैं ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से नेस्तो नाबूद कर सकूं। कैसी और क्या करना चाहते हैं आप? कुछ तकनीक विकसित करके। तो उसके लिए तो पढ़ाई की आवश्यकता है ना? हाँ होगी। कल से मैं पुस्तकालय जाकर विज्ञान के नामचीन लेखकों की विज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करूंगा। अच्छा, अब आप आराम करिए, मैं घर के बाकी काम निपटा लेती हूँ। ठीक है।
उस समय भारत देश अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता, निर्दयता और उत्पीड़न से त्राही त्राही कर रहा था। आज़ादी के दीवानों को कैद, आंदोलनकारियों को गोली और सूली का शिकार होना पड़ता था। जमींदार लोग भी अंग्रेजों की खुशामद में अपने ही देशवासियों, किसानों, मजदूरों का शोषण, उत्पीड़न और दमन चक्र चला रहे थे। कुछ भारतीय गद्दार भी इस जुल्म में भागीदार थे। जमींदारों से मिलकर अंग्रेज कैसे करते थे हम भारतीयों का शोषण, आइए देखते हैं। हुजूर, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे जब फसल की 1/3 आप ले लेंगे, तो हम कैसे गुजारा करेंगे? Shai, this is saying if you take 1/3 crop, then dead my child from hunger. हो साला तुम भाटी बड़ा ही मुश्किल होता है। I mean, बहुत सेंटिमेंटल होता है। तुम लोग काम कम और ज्यादा करता है। इंडिया में खली मिनेटा पैदा होता है। तुम्हारे जैसे गद्दार देशवासियों की वजह से ही हमारा देश गुलाम बना है। चुप हो जा। अरे तुम हमारे सहयोग करने के बजाय इस गोरे की मदद कर रहे हो जो हमारा देश का दुश्मन है। चुपचाप कागज पर अंगूठे लगाते रहो, वरना क्या? वरना ये हिल्टन साहब तुम्हें जान से मार देंगे। थूकता हूं मैं तुम्हारे हिल्टन के मुंह पे। You dirty dog! You spit on my pants! The fire! Yes, sir. Clean it! सालो, तुम्हारे शरीर के कोने कोने में कीड़े पड़े, हमारे बच्चों की बद्दुआएं हैं। He's talking. He is talking. He will kill you. You will kill me? You will kill me? You will kill me? Bloody idiot! You will kill me? तूफान सिंह, तू भारतीय नहीं, तू इन गोरे कुत्तों का चमचा है। ऐसा नहीं है कि मौका पड़ने पर ये तुझे छोड़ देगा, बल्कि मौका पड़ने पर तेरी बहन बेटियों को अपना शिकार बनाएगा। और अभी तो चटकारता बहुत अच्छी लग रही है ना? जिस दिन ये तुझ पर बीतेगी, तुम मरने के लायक नहीं रहेगा तूफान सिंह। मिस्टर तूफान सिंह, यस सर। इन कुत्तों को भौं करके मार देंगे। How come? Take them, honey, paper by post. Okay, sir. छोड़ दो मुझे। लगा उठा। लगा। नहीं तूफान सिंह, तुम ये नहीं कर सकते तूफान सिंह। लगाओ अंगूठा। मैं नहीं लगाऊंगा। Bloody Indian, we will reach to you hell.
परिवार में अधिकांश लोग बीमारी के कारण मौत के मुंह में समा गए। यहाँ तक कि उनके भतीजे तक की मृत्यु हो गई। उनकी जमीन की देखभाल न हो पाने के कारण उनकी जमीन इधर से उधर हो गई। जब ये बात भारती जी को पता चली तो उन्होंने एक अच्छे वकील की सहायता से अपनी संपत्ति वापस प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। इसके बाद भारती जी की मुलाकात गदर पार्टी के गरम दल वाले क्रांतिकारी नेताओं से भी हुई। वर्ष 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जेल से छूटने के बाद ये समाजवादी आंदोलन में पूर्ण रूप से शामिल हो गया और कांग्रेसी नेताओं ने इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए इन्हें समाजवादी फोरम का सदस्य बना दिया। भारती जी 3 भाषाओं के अतिरिक्त उन्होंने रूसी भाषा का भी अध्ययन किया। इस भाषा का कोई स्कूल न होने के कारण उन्होंने भारत में स्थापित रूसी दूतावास में रूसी राजदूत की पत्नी से रूसी भाषा सीखी। इसके लिए भारती जी गांव से साइकिल द्वारा मेरठ आते थे और वहां से ट्रेन पकड़कर दिल्ली जाते थे और देर रात तक घर वापस लौटते थे। तो ये थी उनकी पढ़ाई के प्रति लगन। इसके बाद भारती जी ने आगे चलकर तमिल और बंगला भाषा भी सीखी। उधर गांधी जी लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों द्वारा हो रहे अत्याचार को लेकर काफी चिंतित थे। आइए देखते हैं। इस बीच भारती जी किसानों के असली मसीहा बन गए। उनकी कार्यप्रणाली एवं किसानों के प्रति सच्ची सेवा भावना को देखते हुए उन्हें गन्ना सहकारी समिति का डायरेक्टर बना दिया गया। गन्ने का मूल्य बढ़ाए जाने को लेकर असहयोग आंदोलन चलाया। हिंडन वायुसैनिक अड्डा बनाने के लिए सरकार से किसानों की भूमि का उचित मुआवजा दिलाया एवं किसानों पर लगने वाले अवपासी कर के विरोध में समाजवादियों ने आंदोलन चलाया। 1952 में मोदीनगर विधानसभा की सीट से ये पहली बार चुनाव लड़े, जिसमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा, किंतु भारती जी समाज एवं राष्ट्रहित में कार्य करते रहे। 1958 में मोदीनगर विधान परिषद की सीट जीतकर ये MLC बन गए। विधान परिषद का सदस्य रहते हुए इन्होंने द्वितीय बार संसदीय चुनाव लड़ा, जिसमें 56,000 के भारी मतों से जीत दर्ज कर ये संसद पहुंच गए। अपने ओजस्वी भाषणों की वजह से भारती जी संसद में जल्द ही चर्चित हो गए। इन्होंने संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी प्रस्तुत किए।
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक टिहरी बांध परियोजना का था। इसके अलावा इन्होंने बालक बालिका के वयस्क हो जाने पर मनचाहा धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता और डेवलपमेंट ऑफ बफेलो जैसे बिल भी प्रस्तुत किए, किंतु इन बिलों को गैर सरकारी समझकर अस्वीकृत कर दिया गया। इसी बीच भारती जी ने अपने स्वयं के खर्च पर विदेश भ्रमण भी किया, जिसमें 16 देशों की यात्रा कर वहाँ के किसानों की जीवन शैली, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन किया। एक बार भारती जी ने संसद में मोरारजी देसाई के पुत्र कांति भाई के भ्रष्ट कारनामों पर प्रश्न किया, जिसके सदमे से कांति भाई बीमार पड़ गए और उन्हें वेलिंगटन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद ही एक मोटरसाइकिल की टक्कर से भारती जी के पैरों में गंभीर चोटें आई और उन्हें भी उसी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और जब ये बात श्रीमती गांधी को पता चली तो वो स्वयं तो मिलने नहीं आई, किंतु अपने कुछ नेताओं को उनसे मिलने के लिए भेज दिया। आइए देखते हैं। नमस्कार भारती जी। नमस्कार नमस्कार। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे अब अंदर तो आ ही गए हो, और कितना अंदर आओगे? शुक्रिया। आ जाओ, बैठो। बैठो बैठो बैठो। कैसे आना हुआ? मैडम ने भेजा है। किस काम से? अरे बताइए ना मौर्य जी। अरे आप बताइए, आप बेहतर से आप लोग ये तय कर लो किस काम से आए हो और क्या बात करनी है, उसके बाद मुझे बताना। अरे नहीं नहीं, दरअसल बात यह है, मैडम आपके विचारों से बहुत प्रभावित हैं। कौन? श्रीमती गांधी जी। मेरे प्रति उनकी विचारधारा कैसे अच्छी हो सकती है? एक्सीडेंट में मुझे इतनी चोट आई, वो मुझे देखने तक नहीं आई। अब वो मुझे तो भाई बड़ा आत्मिक कष्ट हुआ। अब वो इधर उधर लोगों से कहती हैं कि भारती जी हमारे निकटतम नेताओं में से हैं। क्या यही है उनकी निकटता का मापदंड? ऐसा नहीं है, आपकी कार्यकुशलता और सामाजिक चेतना की चर्चा संपूर्ण देश में हो रही है। मैडम के लिए आप ही उपयुक्त नेता हैं। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भी संगठन का काम देख रहे हैं, लेकिन जो आशा और विश्वास आपसे है वो किसी से नहीं है। अरे मुझ में ऐसी क्या बात है जो आप लोगों में नहीं है? भारती जी, कुछ रत्न ऐसे होते जिन्हें केवल एक जौहरी परख पाता है। तो क्या परखा आप लोगों ने और आपकी मैडम ने? परखा गया है, बिल्कुल कसौटी पर। लगता है आप लोग अच्छे जौहरी हो, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं, भले मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, लेकिन मैडम के साथ कभी काम नहीं करूंगा। भारती जी, ये लीजिए। ये क्या है? अरे जरा खोलिए तो, इसमें आपकी किस्मत है महाराज। देख लीजिए आपका मैडम कितना आदर और सम्मान करती है। तो ये है सम्मान। सम्मान है या प्रलोभन का नया तरीका? प्रोफेसर साहब और मौर्य जी, मैं आप लोगों को फिर से साफ साफ बता दूं, ना ही मुझे भारतीय खाद्य निगम का चेयरमैन बनना है, ना ही आईडीपीएल का। मुझे तो राष्ट्र सेवा से प्रेम है, वो मैं करता रहूंगा, और उसके लिए मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। ये सम्मान आप ससम्मान मैडम को वापस कर दीजिएगा। ठीक है, जैसा आप उचित समझें, हम लोग चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या आदमी है। और तुम्हारा
देखा आप लोगों ने इंसान अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं करता है। अरे ठीक है, स्वार्थ की राजनीति हो, लेकिन स्वस्थ हो, देश हित में हो, तभी ठीक लगती है। अब मुझे रुपए पैसे से तो कोई मतलब है नहीं भाई, मैं निजी स्वार्थ के लिए बिकने वाला नहीं। इन्हीं दिनों एक बड़ा मजेदार वाकया घटा। भारती जी की ससुराल जिस गांव में थी, वहां की दो सगी बहनों का ब्याह भारती जी के गांव के दो सगे भाइयों से तय हुआ। और ब्याह की रस्म के वक्त जो घटना घटी वो बड़ी ही मजेदार थी। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख लीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोदर मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोदर मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। फेरे संपन्न हुए, अब आप लोग बैठ जाए। बेटा ऐसा है, अब सिंदूर भरने का कार्यक्रम करें। सिंदूर जो है कन्या के मांग में भरें। जी। अरे महाराज, हाँ, ये तो छोटी वाली है। हमारी शादी तो बड़ी वाली से तय हुई थी। बड़ी वाली है? ये तो अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया भाई। ये तो शादी आपने गलत करवा दी महाराज। अरे भाई मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी मैं बैठाया है। बापू, बापू, क्या हो गया? शादी गलत हो गई। देखिए यजमान, ये तो आप लोगों की गलती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पंडित तुझे देखना चाहिए था। अरे मैं क्या देखूं जी, ये तो आप जोड़े मिला के रखे हैं। अच्छा, मैंने तो केवल मंत्र पढ़े हैं। और दक्षिणा कहाँ बात की देते हैं कि सही सही करवाओ। तो मैंने देखे जो जोड़े बैठे थे वो मैंने विवाह संपन्न करवा दिया भाई, मेरा काम खत्म। अरे काम कहाँ खत्म हो गया है? हाँ। अब ये सही करवाओ। देखिए थोड़ा अनिष्ट हो गया है, अब इधर आइए। ये ठीक नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल होने को सब हो सकता है, लेकिन इसके लिए है पहले हमें विवाह विच्छेद करना पड़ेगा। हाँ, ये संपन्न हो गया, इसका विच्छेद करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। इसके लिए हमें हवन यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ेगा, देवी देवताओं को प्रसन्न करना पड़ेगा, तदुपरांत ये विवाह पुनः हो सकता है। इसके लिए दक्षिणा कुछ अधिक लगेगी। तो दक्षिणा तो दे चुके हैं ना? तो विवाह संपन्न हो गया, ले जाओ। अरे कैसे संपन्न हो गया? और क्या सही करवाओ। तो अब सही करने का ही तो बता रहे हैं महाराज। पहले हम विवाह विच्छेद करेंगे, तदुपरांत पुनः विवाह करेंगे, तो भाई दुगना खर्चा आएगा। यज्ञ अनुष्ठान हवन देवी देवता सबको प्रसन्न करना पड़ेगा भाई। पंडित बता दिए तो। मैंने क्या बताया महाराज, ये तो विधि का विधान है। आप धन का इंतजाम करें, मैं विवाह विच्छेद करता हूँ। अच्छा सुनो जी, थोड़ा सा लय दही के निपटा लो ना। हाँ भाई कह रहे हैं। हाँ। आप थोड़ी मुद्रा बढ़ाइए, हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। नहीं हम समझ लेंगे फिर बाद में। समझना क्या है, देखिए हमें अनुष्ठान करना पड़ेगा भाई। अच्छा अच्छा, इसको ठीक करवाओ। हाँ, फिर हम देखते हैं। हाँ मैं ठीक 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 अभी लीजिए आप, अब इंतजाम करिए। मैं कागज बढ़ाता हूँ आगे। बच्चों कोई चिंता का प्रश्न नहीं है, आप लोग खड़े होइए और 3.5 फेरे उल्टा मारिए। और मंगलम भगवान विष्णु, अरे ऐसे उल्टा नहीं, मतलब इधर चलो, सीधे जाओ। जी महाराज। और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। बस रुक जाओ, अब अपना अपना देख के जोड़ा मिला लो, फिर से खड़े हो जाओ। मैं फिर से मत बताता हूँ कौन किसके साथ है जी। शक्ल देख लो एक बार, फिर से ये गलती ना होने पाए। हाँ ठीक है, ठीक है। अब फिर से आप फिर लीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोदर मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलातनहरि। ओम कर्पूर गौरम सीमेंट मोरम धरदेव गुम्मा चिपक जाए। ओम मंगल बबड़ा रुक जाओ। हाँ, अब आप लोग सिंदूर भरिए, सिंदूर भरने का कार्यक्रम करिए।
आहा, ओ मंगल मन मंगलहारी, तुम इनके नर ये तुम्हारे नारी, जाओ बच्चे पैदा करने करो तैयारी। विवाह संपन्न हुआ, आप इधर आइए। सोशलिस्ट पार्टी द्वारा सामाजिक चिंतन के संबंध में लोहिया जी ने एक विषय रखा। प्रमुख महाकाव्य की दो नायिकाओं सीता और द्रौपदी में से कौन सी नारी श्रेष्ठ है? इस पर भारती जी ने बेबाक टिप्पणी करते हुए कहा कि सीता और द्रौपदी में से दोनों में से कोई भी नारी आदर्श नहीं है और ना ही किसी में किसी प्रकार की कोई श्रेष्ठता है। उन्होंने ये भी कहा कि सीता का स्वयंवर महज एक ओलंपिक था जिसमें उनका उपहास उड़ाया गया। और अपने बेटे विनोद के विवाह के अवसर पर जब वर वधू साथ फेरे और वचन ले रहे थे तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि वचन लेना ही है तो पूर्ण शिक्षा ग्रहण करने का वचन दिलाइए। और अपनी बेटी के विवाह के अवसर पर और कन्यादान का विरोध करते हुए कहते हैं कि कन्या कोई पशुधन नहीं जिसका दान किया जाए, ये सर्वथा असंवैधानिक है। और महाभारत की नारी द्रौपदी एक पुरुष के साथ ब्याह करके दान कर दी जाती है और वो बाद में 5 पुरुषों की पत्नी बनाई जाती है, जिसमें से एक व्यक्ति उन्हें जुए में हार जाता है। तो ये है कन्यादान का दुष्परिणाम। इसलिए मैं अपनी बेटी का ब्याह कर रहा हूँ, दान नहीं। अब भारती जी का राजनीति पर कम और सामाजिक चिंतन पर विशेष ध्यान देने लगे। वर्ष 1968 में श्री राम स्वरूप वर्मा जी और श्री भारती जी ने एक संयुक्त रूप से सामाजिक संगठन आर्जक संघ की स्थापना कर दी गई और समाजवादी प्रमुख माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने वर्ष 1972 में भारती जी को बुलाया। आइए देखते हैं। भाइयों जी, भारती जी का संसदीय कार्यकाल पूरा हो चुका है। कांग्रेस की कुटिल नीतियों के कारण उनके हृदय में कांग्रेस के प्रति नफरत की भावना प्रबल हो गई। ऐसे विद्वान और सामाजिक चिंतन करने वाले नेता की इस संघ को आवश्यकता है। इसलिए मैंने उन्हें संदेश भेजकर बुलवाया है। ये तो बहुत अच्छा उनके लिए एक बड़े गर्व की बात है कि ऐसे प्रखर चिंतक जो है शायद आज मैं देखता हूँ। नमस्कार भारतीय सर। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए। नमस्कार भारती जी, आइए बैठिए। भारती जी, आपको तो पता ही है हमारे पिछड़े और दलित समाज को हर राजनीतिक पार्टी के लोग दबाने और कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। यही तो चिंता का विषय है। मैंने भी कई पार्टियों में पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम किया, लेकिन कहीं सांप्रदायिकता की बातें होती थीं तो कहीं दर्शन और आचरण में विसंगति थी। जी बिल्कुल भारती जी, हम लोगों ने जो सामाजिक संगठन अर्जक संघ की स्थापना की थी, जिसमें अंधविश्वास, रूढ़िवाद, पुनर्जन्म, भाग्यवाद एवं चमत्कारों के षड्यंत्र से बाहर निकालकर विषमता मूलक संस्कृति के स्थान पर समता मूलक संस्कृति की स्थापना करके निरादर और दरिद्रता को दूर करने का संकल्प लिया था। इसी उद्देश्य से हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र अर्जक का साप्ताहिक प्रकाशन भी कर दिया है। जी बिल्कुल।
अब समाज को नई दिशा मिलेगी। लेकिन आर्थिक और राजनीतिक जीवन मूल्यों में क्रांति लाना भी आवश्यक है भारती जी। इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज दल नामक नई राजनीतिक दल का गठन किया गया है। हाँ, ये तो सोने पर सुहागा है। हमको आज से ही बल्कि अभी से समाज में फैली कुरीतियों को जड़ से मिटा देने का संकल्प लेना होगा। हम सब मिलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवां को आगे लेकर चलेंगे। उनका मार्गदर्शन हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। जी, और भारती जी, बिहार में बाबू जगदेव सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया है। हाँ बाबू। और सुनिए, मजे की बात तो यह है कि आरपीआई अन्य पार्टियों को तोड़ करके एक अन्य राजनीतिक दल सोशलिस्ट समाज दल की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है, और जिसके लिए बैठक कानपुर में आयोजित है और सभी को आमंत्रित किया गया है। जी बिल्कुल, सबको आना। वाह, अब हमारे समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी बातों ने मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार किया है। अमेरिका द्वारा पहली बार भेजा गया स्काईलैब गिरने वाला था। उच्च वैज्ञानिक शिक्षा के लिए सुविख्यात मेरठ कॉलेज के भौतिकी के विभागाध्यक्ष को इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया, किंतु उन्होंने इसके लिए महाराज सिंह भारती का नाम प्रस्तावित किया। भारती जी इस कार्यक्रम में आए। स्काईलैब की तकनीकी कार्यप्रणाली, उसमें प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा के साथ साथ इसके गिरने के कारणों का ऐसा जीवंत विवरण प्रस्तुत किया कि श्रोता मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। आप भी सुनिए। इसका निर्माण अमेरिका ने स्वयं किया था। जरा विचार कीजिए, अगर कोई रॉकेट या उपग्रह अंतरिक्ष में अपने मिशन से भटक जाए और अनियंत्रित होकर खतरनाक मिसाइल की तरह इस धरती पर गिरने लगे तो मिस्टर भारती, तो निश्चित ही ये ऐसा खतरा होगा जो पूरी दुनिया को दहशत में डाल देगा और एक साथ हजारों लोगों की जान ले लेगा। ओह माय गॉड। भारती जी, थोड़ा विस्तार से बताइए। हालांकि इस बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन व्यापक स्तर पर बताएं तो बेहतर होगा। आई would request you to please brief in detail. Yes, Mr. Bharti. किस्सा यूं है कि 70 के दशक में रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था। उसी दौरान इन दोनों देशों के साथ साथ अन्य तमाम देशों ने मिलकर
लगभग 1000 छोटे बड़े उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे। 1000। उन्हीं में से एक था 85 टन वजनी अमेरिका द्वारा भेजा गया ये स्काई लैब, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मिस्टर भारती, ये 85 टन वजनी स्काई लैब जो आप बता रहे हैं, तो इसकी वैधता अवधि क्या थी? सर, वैसे तो इसको 10 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन इससे पहले ही अंतरिक्षीय शक्तियों के रास्ते में आ जाने से ये डैमेज होकर अपनी क्षमता गंवा बैठा। इसको 276 मील की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया गया था, लेकिन यांत्रिक गड़बड़ी और भारी भरकम वजन संभाल न पाने के कारण ये 180 मील से भी कम ऊंचाई पर आकर निष्प्राण प्रेत की तरह घूमने लगा। वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। 180 से भी नीचे आ गया। यस। उसके बाद मिस्टर भारती? उसके बाद वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि इसका मलबा धरती पर गिर सकता है। वायुमंडल से रगड़ खाकर इसके 400-500 टुकड़े हो जाएंगे और धातु के ये खतरनाक टुकड़े 4000 मील लंबे और 100 मील चौड़े क्षेत्र में जाकर गिरेंगे। ओह माय गॉड। फिर मिस्टर भारती? फिर नासा के वैज्ञानिकों ने इसको अंतरिक्ष में ही ध्वस्त करके नष्ट कर देने, या इसका दिशा परिवर्तन कर देने, या इसको समुद्र में गिरा देने के उपाय खोजने शुरू किए। लेकिन शुक्र रहा कि ये विनाशक स्काई लैब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के निर्जन स्थान में जाकर गिरा और कोई जनहानि नहीं। थैंक गॉड, थैंक गॉड। वेल डन मिस्टर भारती। आई एम प्राउड ऑफ यू and you will good erudite for NASA person. And please hand clap for this genius person. माननीय चरण कौर का जीवन बहुत ही सुखद था, किंतु उनके सुखमय जीवन को ग्रहण लग गया। वर्ष 1988 में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। श्रीमती कौर अपने पीछे एक पुत्र विनोद भारती व 2 पुत्रियां आशाशील व सुधा बालियान को छोड़ गई। अब भारती जी अकेले पड़ गए। जिस पत्नी के सहयोग से आत्मबल बढ़ता था, अब वो कमजोर पड़ गया, किंतु वे घबराए नहीं। इस दुखद घटना का समाचार कई राज्यों में फैल गया। देश भर में अर्जक समाज के लोग शोक में डूब गए। भारती जी का अब सामाजिक चिंतन अब तूल पकड़ने लगा। लोहिया जी पौराणिक पात्रों यथा सीता और द्रौपदी में अपना आदर्श खोजते थे, जिसके भारती जी प्रबल विरोधी थे। ऐसे विचारों के मतभेद के कारण उन्होंने लोहिया जी का साथ छोड़ दिया। भारती जी में एक सफल वैज्ञानिक का गुण था। उन्होंने कई देशी विदेशी पुस्तकों का अध्ययन कर चुके थे। चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड रसेल द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित शोध पत्र में बताया गया है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय ओरिजिन बताया गया है कि सारी सृष्टि पदार्थ से बनी है, ना तो इसे कोई चलाने वाला है और ना ही इसे कोई बनाने वाला है। इन्हें ईश्वरवाद में विश्वास नहीं था। इनकी पहली पुस्तक ईश्वर की खोज व दूसरी पुस्तक ब्राह्मणवाद की सपरीक्षा प्रकाशित हुई। इसके बाद इनकी 2 पुस्तकें आई, सृष्टि और प्रलय प्रकाशित हुई, जिसकी मांग बड़ी तेजी से बढ़ी। गांव में प्रचलित मान्यता के अनुसार भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल आदि की परिकल्पना इनकी समझ से परे थी। ऐसी ही कुछ बातें भारती जी अपने लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। आइए देखते हैं।
भाइयों, यदि कोई विषय वस्तु तर्क की कसौटी पर खरी उतरे तभी उसे मानिए, चाहे वो मेरी ही बात क्यों ना हो। पहले जानो, फिर छानो, फिर मानो। कब, क्यों, कैसे, कार्य, कारण, संबंध। बात तो सही है। अक्सर लोग घटनाओं को चमत्कार की संज्ञा दे देते हैं। हाँ, सही बात है। कभी कभी मूर्तियां या धातुएं कतिपय तरल पदार्थों का अवशोषण करने लगती हैं। हाँ, मैंने देखा है, हमने देखा है ना। नहीं देखे। हाँ। ऐसा रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है और ये पाखंडी लोग इसे चमत्कार की संज्ञा दे देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अरे हम तो समझते थे कि कोई दैवीय चमत्कार है। कोई चमत्कार नहीं होता। इसका मतलब हाँ, भूत, चुड़ैल, पिशाच कुछ भी नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं होता, सब मिथ्या है। अब आप लोगों को बताया जाता है कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे मत जाइए, वहाँ बरमदेव रहते हैं। अरे हम नहीं जाते भैया, हम नहीं जाते, हमें बहुत डर लगता है। नहीं डरना चाहिए। अच्छा, काहे? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि महान सामाजिक चिंतक, करुणा के सागर तथागत बुद्ध को उसी पीपल के पेड़ के नीचे बोधि प्राप्त हुआ था, इसीलिए उनको तथागत बुद्ध कहा जाता है। अच्छा, तब तो हम रोज जाएंगे। बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। आज हम कुछ वैज्ञानिक तर्क और ज्ञान की बातें करते हैं। हाँ, करिए। बताइए। ठीक है ना। देखिए, किसी भी घटना की वास्तविकता को जान लेना ही विज्ञान है ना। अब विज्ञान का आविष्कार तो तभी शुरू हो गया था जब मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाए। सही बात। पत्थरों को रगड़कर उसमें से आग निकाली। हाँ। कितनी चर्बी डालकर मसाल को कितनी देर जलाया जा सकता है, ये ज्ञान प्राप्त किया। सही बात। अब उबलते हुए पानी की केतली के ढक्कन को ऊपर नीचे होते देखकर जेम्स वाट ने भाप का इंजन तैयार कर लिया, जिससे आज लाखों लोग यात्राएं कर रहे हैं। अरे वाह वाह, सही बात। ये है विशिष्ट ज्ञान, इसीलिए इसको विज्ञान कहते हैं। समझ गए? समझ गए। बहुत बढ़िया। भारती जी शिक्षा एवं कृषि को राष्ट्र के विकास की पहली कड़ी मानते थे। शिक्षा नीति पर जोर देकर कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, जिससे समूचे राष्ट्र के सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा दी जा सके। प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान विषय हेतु एक सुव्यवस्थित प्रयोगशाला हो एवं भाषा के बारे में जोर देकर भारती जी कहते हैं कि संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी तीनों ने देश पर छा जाने का प्रयत्न तो बहुत किया, किंतु जन भाषा का स्थान कभी नहीं ले पाई। भारती जी ने कृषि के बारे में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। उनका मानना था कि कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने की बजाय नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए। गन्ने के गुणों का बखान करते हुए भारती जी कहते हैं कि इसके सिरे से एसिटिक एसिड, एल्कोहल एवं पावर एल्कोहल जैसे सह उत्पाद तैयार किए जाते हैं एवं उसकी खोई बगास से कई अन्य उपयोगी वस्तुएं भी तैयार की जा सकती हैं। किसानों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारती जी ने कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया, जैसे पन बिजली नियोजन एवं नदी जोड़ो योजना इत्यादि। ये बातें तो हो गई शिक्षा एवं कृषि की, किंतु भारती जी के मन में नारी के लिए जो पीड़ा थी वो उनके ही शब्दों में सुन लीजिए।
जब देखो तब पढ़ती रहती है। अभी बताता हूँ ससुरी को। दिन भर काम करते करते हाथन में ढट्ठे पड़ जावे, तब जाके 2-4 पैसे मिले हैं। और तू भी यहाँ किताब लेकर मौज काट रही है। घर का सारा काम काज निपटा के तो पढ़ रही हूँ, और इससे जो मुझे ज्ञान प्राप्त होगा ये औरों के भी काम आएगा। अरे बापड़ी, ज्यादा ज्ञान की अम्मा मत बढ़। सारा काम सिर्फ और सिर्फ घर का काम करना और बच्चन की देखभाल करना, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, समझी? आज के बाद थारे हाथ में किताब दिखी तो थारे को जहीं जिंदा दफन कर देंगे। तो मुझे मार नहीं काटना, तभी मैं पढ़ना बंद करूंगी। तो जब तक थारे पूरे शरीर की मरम्मत ना हो जाएगी तब तक तुम मानेगी। रुक, अभी लाता हूँ थारी खातिरदारी का सामान। ये तो जाते ही थारी तो। ए भंगू, क्या तमाशा बना रखा ये? ताऊ जी आप? अरे बाहर इतना मजमा लगा हुआ है, उसी को देख के मैं चला रहा हूँ। क्यों मार रहा इसे? ताऊ, ये घर का काम ना करे, सारा दिन किताब लेकर बैठी रहे। ना ताऊ, जब मुझे घर के कामों से फुर्सत मिले तब हम किताब लेके बैठे थे। तो घर का काम के करे? चुप रहे। नारी पे अत्याचार करते तुझे शर्म नहीं आती? अरे तेरी पत्नी है, लोग इसको जीवन संगिनी कहते हैं। जिंदगी के दुख सुख में यही तेरे काम आएगी। देख बेटा भंगू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए भारत के संविधान में नर नारी को समान अधिकार दिया गया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मतदान के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में। वो कहते थे कि नारी माँ, बहन या पत्नी के रूप में समाज में जो योगदान करती है उसे भुलाया नहीं जा सकता। नारी में प्रतिभा की कमी नहीं है। नारी को नर से नीचा बताना, उसको शिक्षा से वंचित रखना, ये सरासर अन्याय है। अवसर और सुविधाएं मिलने पर नारी हर ऊंचाई को छूने में सक्षम है, लेकिन तुम तो ठहरे गंवार, वरना लोग तो शिक्षित पत्नी ही ढूंढते हैं। अरे जरा सोचो, अगर ये पढ़ लिख के रोजगार या नौकरी पा गई तो उसका लाभ तो तुम्हें भी मिलेगा ना, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करें? ताऊ जी, तुम्हारे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। हे रमैया, चल मारे को माफ कर दे, और ये ले ले ले। ताऊ जी, आज से ये जितना चाहे उतना पढ़े, घर का सारा काम हम करेंगे। खुश रहो, खूब फलो फूलो, खूब आगे बढ़ो। भारती जी विदेश भ्रमण के दौरान उन्हें वहाँ की समाज व्यवस्था, जीवन शैली, कृषि, तकनीक और वैज्ञानिक सोच का पर्याप्त अनुभव था। इनके मन में भारतीयों की दयनीय स्थिति को लेकर भारी कसक थी। अतः भारती जी ने पिछड़ों, दलितों और शोषितों के लिए मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा आदि से पोषित भयमुक्त समाज बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। इस दिशा में काम करते हुए भारती जी ने अपने ही गांव के कई गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए अपनी निजी भूमि, कई एकड़ जमीन बिना कोई धन लिए दान कर दी। सभी लोग भारती जी की जय जयकार करने लगे। आइए देखते हैं।
महाराज जी, आपने हम गरीबों पर बहुत उपकार किए हैं। अब मैं खेती करके अपने बच्चों को 2 जून की रोटी खिला सकूंगा। आपकी औलाद खूब तरक्की करे। देखिए, अगर आप लोग या आप लोगों के बच्चे मेरे सामने भूख से तड़पेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा। मैं जब विदेश गया तो वहाँ की जीवन शैली देखकर मैंने ये ठान लिया कि मैं अपने गांव के गरीबों को भूखों नहीं मरने दूंगा। और मैंने संकल्प लिया कि अपने गांव के हर भूमिहीन को जमीन रहने के लिए और खेती के लिए मैं दूंगा। महाराज, आपके महानता की चर्चा हर जगह हो रही है। महाराज, चलो ये तो हो गया, जमीन तो हो गई तुम लोगों के पास। अब तुम लोगों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये बताओ। इसी खेती से महाराज। अरे खेती से कैसे पढ़ेंगे जब गांव में कोई स्कूल ही नहीं है। अरे हाँ, यहाँ तो बड़े स्कूल है ही नहीं, है ना भाई? अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे दिलाओगे? महाराज, आप ही बताइए। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। मैंने अपनी पैतृक भूमि में से 200 बीघा जमीन स्कूल के लिए दान कर दी है और उसका नाम रखा है महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल। अरे वाह! महाराज सिंह भारती की जय! महाराज सिंह भारती की जय! महाराज जी, आपने जमीन तो दे दी, अब इस पे खेती कैसे होगी और मकान कैसे बनेगा? महाराज जी, ये तो सोच ठीक है, मकान के लिए तो पैसे की व्यवस्था मैं करूंगा, लेकिन खेती के लिए तुम लोगों को स्वयं परिश्रम करके धन संग्रह करना पड़ेगा। सही बात, सही बात। हाँ महाराज। एक बात मेरी ध्यान रखना हमेशा। कौन सी? कभी आपस में फूट ना पड़ने पाए, जी महाराज। वरना टूटकर बिखर जाओगे। एकता में बड़ी शक्ति है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये तीनों बातें जिंदगी में हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। जी महाराज जी। महाराज सिंह भारती की जय! महाराज सिंह भारती की जय! अरे एक बार और बोलो, महाराज सिंह भारती की जय! चलिए, अब आप लोग अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कीजिए। ठीक है, चल सुख से रहिए। ठीक। भारती जी ने अपने गांव के गरीबों को रहने एवं खेती के लिए जमीनें दे दी, किंतु उनके बच्चों को पढ़ने के लिए दूर न जाना पड़े, इस उद्देश्य से उन्होंने अपने गांव में ही विद्यालय का निर्माण भी करवा दिया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक सभा को संबोधित करते हुए भारती जी ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को जलाना या दफनाना नहीं, इसे मेडिकल कॉलेज ऑफ मेरठ को दान दे देना, जिससे कामगीर अंग किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके और बाकी बचे अंगों से मेडिकल के स्टूडेंट पढ़ाई कर सकें। तो ऐसे विचारवान थे महाराज सिंह भारती, जिनका निधन 14 सितंबर 1995 को आकस्मिक रूप से हो गया।
भारती अर्जुन, आप लोगों को प्रस्तुति कैसी लगी? ये आप लोग बैठे रहिएगा, अभी चाय की व्यवस्था है, चाय आ रही होगी, मैं तब तक जो है पात्र परिचय करवा दूँ। चश्मा नहीं है, सूत्रधार 1 विनीत यादव, सूत्रधार 2 अनामिका सिंह और तेज तेजराम सिंह अंग्रेज नेता, ज्ञान आर्या, निधि राम सिंह, आदित्य कुमार शर्मा, अब्दुल विभागाध्यक्ष शिवम पांडे, बालक महाराज सिंह। भाई एक एक करके सब लोग आते जाएंगे। बालक महाराज सिंह, सौरभ गौतम, युवा महाराज सिंह, अरुणेश मिश्र, प्रौढ़ महाराज सिंह, डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, अध्यापक कमल यादव, गरीब बच्चा अमन गौतम, अमीर बच्चे प्रिंस गौतम, आदित्य गौतम, मुस्कान गौतम, दिव्या गौतम और चरण कौर, अनामिका शुक्ला, रमैया, आरती निगम, प्रोफेसर वासुदेव सिंह, वैज्ञानिक आफ्ताब अहमद खान, छात्र किसान और ग्रामीण सैनिक कुमार, मनोज कुमार, रजत राजवंशी, छात्र महात्मा गांधी, अरुण विश्वकर्मा, युवक वीपी मौर्य, विवेक कश्यप, तूफान सिंह, रामस्वरूप वर्मा, राजीव यादव, छात्र और भंगू प्रदीप मिश्रा, मित्रा प्रदीप मित्रा। मंच पर प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन संजय त्रिपाठी भैया अपना होने का रख लीजिएगा। संगीत संयोजन एवं संचालन आदित्य कुमार लिप्टर, विनय वर्मा, वेशभूषा अनामिका सिंह, सेट यूथ क्रिएशन, प्रस्तुति सहयोग मंजू धारे, अनुराधा गौतम, ममता अहिरवार, दीप कुमार आनंद, अरुण सिंह, प्रभा गौर, विशेष सहयोग मनीष भारती, लेखक ज्ञान आर्या, संकलन एवं संयोजक AK सिंह और इस नाट्य परिकल्पना एवं निर्देशन किया है कमल यादव और आभार अजय कुमार। और संजय सिंह से हम अनुरोध करेंगे कृपया मंच पे आए और हमारे डायरेक्टर महोदय कमल यादव जी का बुके देकर सम्मान करें। अरे सिंह साहब, विपिन कुमार रह गए, वो पंडित जी का जो रोल उन्होंने ब्राह्मण की भूमिका निभाई थी, शादी कराई थी, उनका नाम ले गया है विपिन कुमार। और एक ग्रामीण की भूमिका में कमल यादव जी बीच मंच पे आए और साथ में ज्ञान आर्या जी भी। इन लोगों को संयुक्त रूप से दोनों लोगों ने बहुत मेहनत की है, संयुक्त रूप से ताकि हमारे कमल भाई प्रोजेक्ट में जो अपने गवर्नर साहब हैं उनके PRO भी हैं और वहाँ से समय निकाल के इन्होंने बहुत मेहनत की है डायरेक्शन में। इधर हमारे ज्ञान आर्या जी भी, ये भी सूचना विभाग में है। सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां। संजय चाय वाले बोलो। और इसमें एक नाम और रह गया, जो भाइयों की शादी हो रही थी उसमें AK सिंह का तो रह गया, जो पिताजी का रोल उठा रहे
आइए विपिन जी अपने अनुभव बताइए नाटक के बारे में, और इसके बाद कमल भाई। सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय हिंद। एक चिर प्रतीक्षा अनुरोध, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि निरंतर इस तरीके की प्रस्तुतियां भाई के सिंह लाते रहते हैं मंच पे, और ऐसे आयोजनों में हमें विभागीय सरकारी या कहीं और से कुछ आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है। इसके लिए हम आप पर ही आश्रित हैं। तो आपके समूह की यही प्रार्थना है कि इस मंच पर आर्थिक सहायता हेतु हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। आपसे जो भी श्रद्धा सुमन मिल पाए उस सब के लिए हम आभारी हों। धन्यवाद। पोस्टर बता दीजिएगा, जिसको लेना होगा रखे। अच्छा, ये पोस्टर वितरण के लिए है, वितरण कर दिए, और चाहिए होगा तो ले लेना। हाँ, ये पोस्टर आ गए हैं भारती जी के, जिन किन्हीं भाई को चाहिए ये आप ले सकते हैं जी। मनोज प्रधान की तरफ से 500 रुपये की सहायता मिली। अच्छा अच्छा, सप्ताह आवाज टीवी चैनल से एसके अम्बेश जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जी, इंजीनियर महोदय भीमराज जी की तरफ से ये 1000 रुपए की आर्थिक सहायता हमें प्राप्त हुई है। अन्य डी के दोरे जी की तरफ से 2000 रुपए की आर्थिक सहायता हमें यहाँ प्राप्त हुई है। धन्यवाद। उमा अनिल जी की तरफ से 500 रुपए की सहायता प्राप्त हुई है। धन्यवाद। रमाशंकर वर्मा जी की तरफ से 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। धन्यवाद आपका भी। संजय सिंह जी की तरफ से 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। और भाई साहब ने 4000 रुपए पूर्व में भी दिए थे। धन्यवाद आपका साहब। सर्वेश अम्बेडकर जी की तरफ से 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। धन्यवाद। हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। कृपया जय शंकर वर्मा जी मंच पर आने की कृपा करें। जय शंकर वर्मा जी कृपया मंच पर आए। जय शंकर वर्मा जी ने ये 2100 रुपए की आर्थिक सहायता हमें प्राप्त की है। साहब की प्लाईवुड की फैक्ट्री है, उसी के संबंध में कुछ ये सामान है। सर के यहाँ से प्लाईवुड जरूर खरीदें, सर की फैक्ट्री है। बिल्कुल भाई। भैया एक ग्रुप फोटोग्राफ कर लीजिए। कौन करना है? हमारे कलाकार बंधुओं का जो है ग्रुप फोटोग्राफ में ले लीजिए। सभी लोग कृपया मंच पर आ जाएं। कलाकार बंधु कौन है? वेद फोटो ले लेना। एक फोटो अनामिका, एक ग्रुप फोटो आ जाए। वही रखो, यही रखो, यहाँ रखो। बच्चे बैठ जाओ, और बैठ जाओ, इसको कम करो। कंटेंस करो इसको। मैं पीछे नहीं जाऊँ। आ जाओ, नजदीक आओ। आ जाओ और करीब आओ। यार फोटो मुझे पीछे भेज दे। हाँ, तुम लोग छोटे जो बच्चे नहीं, यहाँ बैठ जाओ। वेद आके सामने ले लो यहाँ फोटो। आओ।
और यहाँ से आ जाओ। जगह हमको भी चाहिए तो हाँ हाँ ये भी हो सकता है, पार्ट वाइज ले लो। हाँ थोड़ा पीछे